अब आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं घड़ी घड़ी घमासान, खबरों का तूफान। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव कल आजमगढ़ के चड़ई गांव में थे, जहां शहीद जवान परविंद यादव के परिजनों को ढांढस बंधाया। यहां मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए शिवपाल सिंह यादव ने खुलकर कुछ ना बोलकर भी कई बातें कह दी। देश में विपक्षी एकता को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में 23 जून को पटना में महाजुटान होने वाला है। विपक्ष भाजपा के खिलाफ मोर्चाबंदी का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर रहा है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने मौजूदा सियासत में विपक्षी एकता को बेहद जरूरी बताया। हमारा प्रयास है कि विपक्ष की जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं वो इकट्ठे हों और सभी मिलकर के 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराएं। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सपा हर हथकंडा अपना रही है। अटकलों का बाजार गर्म है। शिवपाल आजमगढ़ से दांव आजमा सकते हैं। जब मीडिया ने इस बाबत शिवपाल से सवाल किया तो उन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर कुछ भी नहीं कहा। वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। अब कोई न कोई तो चुनाव तो लड़ेगा ही, लेकिन ये फैसला हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। विपक्ष की एकजुटता की कवायद पर भाजपा ने तीखा तंज किया है और कहा कि 2024 में मोदी नाम की सुनामी में विपक्ष हवा हो जाएगा। 25 लोग खिचड़ी बना करके भी सत्ता में नहीं आ सकते। और ऐसा नहीं कि गठबंधन पहले नहीं हुआ है, पहले भी गठबंधन सपा बसपा एक होकर के लड़ चुकी है, कांग्रेस कम्युनिस्ट सब एक होकर, तभी मोदी जी की लहर को नहीं रोक पाए। तो इस बार तो सुनामी बहेगी। जाहिर है गर्म मौसम के साथ साथ सियासत की प्रचंडता अभी और बढ़ेगी। वाराणसी में एक तरफ ओपी राजभर की सीएम योगी से मुलाकात की अटकलें तेज हैं, तो वहीं ओपी राजभर ने खबर का खंडन करते हुए मुलाकात न होने की बात कही है। वाराणसी के सर्किट हाउस में ओपी राजभर की सीएम योगी से मुलाकात की खबरों ने सियासी गलियारे में भूचाल ला दिया है। हालांकि ओपी राजभर का कहना है कि उनकी कोई मुलाकात ही नहीं हुई। उनको कोई सूत्र मिला होगा, लेकिन हमारे यहाँ से कोई ऐसे ना मुलाकात है ना कोई बात। कमरे में गुप्त मुलाकात ऐसा कोई बात नहीं। मुलाकात की चर्चा के बीच ओपी राजभर का एक और बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश, मायावती, जयंत चौधरी, सोनिया गांधी और ओपी राजभर एक होंगे तो यूपी में 75 से ज्यादा लोकसभा सीट जीतेंगे। तो हमारी तो पहली प्राथमिकता है कि मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी और नीतीश जी एक मंच पे आ जाएं। जिस दिन हमको बता दें कि फला तारीख को इस मंच पे हम लोग आ रहे हैं, आप भी आओ, तो 2 घंटे पहले हमको सूचना दें, हम आ जाएंगे। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि अगर दोनों दल साथ आते हैं तो फायदा होगा। तो मैं तो सदैव कहता हूं कि आप जो है भाजपा के साथ रहें तो आपके भी वोटर को भी अच्छा लगेगा और हम लोग को भी अच्छा लगेगा। और जहां दूसरे जगह जाते हैं तो हम कहते हैं भाई बेमेल गठबंधन है, ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आपने देखा होगा कि ज़्यादा दिन तक चला नहीं, तो इसलिए यहाँ आएंगे तो उनको भी लाभ है और हम लोग को भी लाभ है। इसलिए सारी संभावनाएं बनी रहती हैं। राजनीति में ऐसा कुछ नहीं है जो संभव ना हो। ग्रेटर नोएडा में किसानों का धरना लगातार जारी है, जिस पर अब सियासी संग्राम तेज हो गया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाहर 53 दिन से किसानों का प्रदर्शन जारी है, लेकिन अब इस प्रदर्शन पर सियासी संग्राम तेज हो गया है। लगातार राजनीतिक दलों के नेता किसानों के पास पहुंच रहे हैं। आज किसानों से सपा के 12 सदस्यीय डेलीगेशन ने मुलाकात की। इसके पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी समेत कई कांग्रेस नेताओं ने किसानों से मुलाकात कर उनकी बात सुनकर समर्थन का भरोसा दिलाया और उनके समर्थन में खड़े रहने की बात कही। लड़ाई तो किसानों की है, हम किसान हैं, किसानों का समर्थन करने के लिए आए हैं। जो उनकी जायज़ मांगे हैं उनको सरकार को मान लेनी चाहिए। तो क्या मतलब आगे लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप लोग? जिस तरह मिल रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, वहीं आज समाजवादी पार्टी की तरफ से आ रहे हैं। कानून को दायरे में रख करके जो कानूनी लड़ाई है उसको लड़ेंगे। किसानों से मुलाकात के बाद विरोधी दलों ने सरकार के खिलाफ घेराबंदी तेज कर दी है। सपा नेताओं ने किसानों के नाम पर सरकार के खिलाफ हमला बोला। अगर बात नहीं मानेंगे तो निश्चित रूप से आंदोलन बढ़ेगा। अभी महापंचायत का ऐलान हम लोग करेंगे सब लोगों की सहमति से बात करके, और इसके बाद में आंदोलन बड़ा होगा और कोशिश करेंगे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूरी चीज बताकर इस डेलीगेशन से अवगत कराकर। हालांकि इससे पहले आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी किसानों से मुलाकात कर चुके हैं। 2024 के चुनाव में सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य भाजपा ने तय कर रखा है। टारगेट को हासिल करने के लिए भाजपा का फोकस अब मिशन अल्पसंख्यक पर है। दरअसल भाजपा जानती है कि मिशन 80 को हासिल करना है तो अल्पसंख्यक समाज का वोट अहम है। लिहाजा भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है, जिसकी शुरुआत 17 जून को गोंडा की कैसरगंज लोकसभा से होगी। 17 तारीख से 28 तारीख तक 80 की 80 लोकसभाओं के अंदर लाभार्थी सम्मेलन करने वाले हैं और 403 विधानसभाओं में जो 18.5 लाख
आवास के लाभार्थी हैं उनसे धन्यवाद मोदी जी एक पत्र लिखवा करके आग्रह करेंगे। कैसरगंज लोकसभा में पहला लाभार्थी सम्मेलन हो रहा है। 18 से 28 जून तक सभी 80 लोकसभा सीटों में सम्मेलन होगा। 9 साल पूरे होने पर भाजपा महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। 403 विधानसभाओं में 18.5 लाख पीएम आवास के लाभार्थी हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों तक पहुंचेंगे भाजपा नेता। अल्पसंख्यक समुदाय को सरकार की उपलब्धियां बताएंगे नेता। 2024 के लिए मुस्लिम समाज से सहयोग मांगा जाएगा। जो अल्पसंख्यक समुदाय के हमारे भाई बहन हैं उनको समझाने का और बताने का प्रयास करेंगे कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ मोदी जी ने आपके प्रयास के साथ जो हिंदुस्तान को आगे ले जाने का काम किया है। भाजपा ने 2024 के चुनाव में यूपी में 80 और देश भर में 300 से ज्यादा सीटों पर जीत का लक्ष्य तय किया है, जिसके लिए संगठन की मजबूती के साथ हर समुदाय को साधने की कोशिश हो रही है। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी विकास के साथ साथ विरोधियों के लिए सियासी बिसात बिछा रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम ने सोनभद्र को बड़ी सौगात देने के साथ ही विरोधियों पर प्रहार कर 24 का चक्रव्यूह भी रच दिया है। सोनभद्र में पार्टी की ओर से महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत करने के साथ ही सीएम ने 414 करोड़ की 217 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यहां मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के बाद जनता को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने श्री राम का नाम लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। और आज आप देख रहे होंगे कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने भगवान राम को टेंट के नीचे रहने के लिए मजबूर किया था। आज मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार है, तो 2024 में भगवान राम अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने कानून व्यवस्था से लेकर किसान और रोजगार के मुद्दे पर भी पहले की सरकारों को आड़े हाथों लिया। परिवार और जाति के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों ने समाज का दोहन किया, गरीब का शोषण किया, बाहर बेटियों की इज्जत को दांव पे लगाया, खतरे में डाला, नौजवानों की रोजगार पर डकैती डालने का कार्य किया, अन्नदाता किसानों का शोषण किया। विरोधियों पर हमला करने के साथ ही साथ सीएम ने सोनभद्र के विकास का संकल्प भी दोहराया और कहा कि सोनभद्र नाम के अनुसार सोने का बनने जा रहा है। आज हमारा सोनभद्र अपने नाम के अनुरूप सोने का बनने जा रहा है। सोने का अच्छी सड़क, अच्छी कनेक्टिविटी, मेडिकल कॉलेज। पहले से मुश्किलों में घिरे आजम खान एक नई मुसीबत में घिर चुके हैं। आजम खान पर अब मंत्री रहते हुए 145 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। यही है रामपुर का वो सीवरेज प्लांट जो सपा सरकार में आजम खान के नगर विकास मंत्री रहते हुए लगाया गया था। इस सीवर प्लांट के निर्माण में घोटाले का बड़ा आरोप है। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने आजम खान पर सीवर लाइन बिछाने में 145 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है और सीएम योगी आदित्यनाथ से इसकी शिकायत की है। हमारी मांग ये है, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पत्र लिखा है कि इस जांच को देखते हुए किस नेता के दबाव में सीडीएस के अधिकारियों द्वारा ये काम इतनी जल्दबाजी में किया गया। जनता का 145 करोड़ रुपया पानी की तरह जो यहाँ बहाया गया, इसके पीछे कारण क्या है? फिलहाल ये सीवरेज प्लांट बंद है। जांच में पाया गया कि सीवर लाइन नियम विरुद्ध तरीके से बिछाई गई थी, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाई और 145 करोड़ रुपए मिट्टी में मिल गए। इसमें दो कारण थे। एक तो जिन्होंने लाइन डाली उन्होंने भी अपने मानकों के आधार पर काम नहीं किया और जिसमें जो भी अधिकारी रहे हुए उस टाइम पर उन्होंने उसकी जांच पड़ताल ठीक से नहीं करी, उसकी वजह से काम ये ठीक से नहीं हुआ। जाहिर है अगर ये सीवर प्लांट मानकों के अनुरूप बिछाया गया होता तो आज रामपुर की सीवर लाइन काम कर रही होती और यहाँ से निकलने वाला नालों का पानी साफ होकर कोसी नदी में जाता। लेकिन 145 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी सीवर लाइन का कोई उपयोग नहीं हो पाया। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत के बाद आजम खान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। लव जिहाद के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है, लिहाजा सीएम योगी लव जिहाद जैसे मसले पर बेहद सख्त हैं। आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद करने वालों की खैर नहीं, क्योंकि सीएम योगी इसे लेकर बेहद सख्त हैं। पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अपने धर्म को छिपाकर गलत तरीके से बहला फुसलाकर लव जिहाद करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बालिकाओं को बहला फुसला के लव जिहाद के दायरे में लाते हुए धर्मांतरण पर जोर दे रहे हैं, उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए सरकार संकल्पित है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक 427 मामले दर्ज किए गए,
धर्मांतरण कानून को लेकर अभी तक 833 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई। 185 मामलों में ऐसा हुआ है कि पीड़ित ने कोर्ट के सामने जबरदस्ती धर्म बदलने की बात को कबूल किया। नाबालिगों के धर्मांतरण के मामले में अब तक 65 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। बरेली जनपद में अब तक सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। सरकार की सबसे बड़ी चिंता वो नेक्सस है जो धर्म की आड़ में कम उम्र के नाबालिगों को अपना शिकार बना रहा है। जो 18 साल से कम के बच्चे हैं उन बच्चों को अपने जाल में फंसाने का, इस तरह के कृत्य करने का जो एक उपक्रम सुनियोजित तरीके से चल रहा है वो चिंतनीय है और सरकार ऐसे मामलों को बहुत गंभीरता से लेते हुए इन पर कठोरतम कार्रवाई करने के लिए दृढ़ संकल्प है। आपको बता दें कि यूपी में 27 नवंबर 2020 से गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण निषेध कानून लागू है। यूपी में धर्मांतरण कानून के तहत अगर कोई आरोपी दोषी साबित होता है तो उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।